हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जूलॉजी फंडे में। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एसपी सर और इस चैनल पर अपन बात करते हैं जूलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में, जूलॉजी के ट्रिक्स के बारे में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो +2 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में एंड एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो इससे पहले लाइव क्लासेस में जो है हम पढ़ चुके हैं एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वाई शेप का स्ट्रक्चर होती हैं। H2L2 मॉलिक्यूल हम उनको कहते हैं बिकॉज 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स से मिलकर बनती है। यहां पर अपन बात करने वाले हैं, डायरेक्ट आते हैं टाइप्स ऑफ, यहां जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। भाई ये तो हम समझ गए कि जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर इम्यूनोग्लोबिन्स, जिनको हम IG से भी लिखते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन होती हैं, इनको आर्मी ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था इससे पहले लाइव क्लासेस में। तो अब अपन बात करते हैं एंटीबॉडीज होती कितने टाइप की हैं और इनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लाइक एंटीबॉडी का जब अपन ने मोनोमर बनाया था, आपको ध्यान होगा जब अपन एंटीबॉडी के मोनोमर की बात कर रहे थे, उस मोनोमर में हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। ये अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ऑलरेडी अपन यहाँ पर इसके बारे में जनरली जो है पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लाइव क्लास में अपन ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है इसमें अपन ने ये वाली साइड को कहा था पैराटॉप होती है, ठीक है। यहाँ पर ये 2 पैराटॉप होते हैं, ठीक है। पैराटॉप क्या होते हैं? तो पैराटॉप हमने कहा था कि एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पैराटॉप। तो यहाँ पर अपन ये पैराटॉप के बारे में पढ़ चुके थे कि एक मोनोमर, अगर मोनोमर की बात करें, मोनोमर एक ही होता है, एक मोनोमर बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर अपन बात करें कि मोनोमर की अगर बात करें तो कितने पैराटॉप होते हैं? तो 2 पैराटॉप होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस उसी को आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स के बारे में कि जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर IgG के बारे में। देखिए IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है। एक्चुअली इम्यूनोग्लोबिन जी जो है, यहाँ पर ये जो जी दिख रहा है आपको, ये गामा से आया है, ठीक है ना। जी जो टर्म है यहाँ पर, ये जी किसको डिनोट करता है? गामा को। तो ये जो होते हैं गामा इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, गामा इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। इसको हम IgG को प्लासेंटल एंटीबॉडी भी कहते हैं, प्लासेंटल एंटीबॉडी। देखिए इसकी याद करने की क्या ट्रिक है छोटी मोटी, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। एक बार पढ़ लेते हैं सारी चीजें, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें, जिससे कि आपको याद रखने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी उसमें। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? प्लासेंटल एंटीबॉडी है। प्लासेंटल एंटीबॉडी क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट कैन क्रॉस प्लासेंटा, क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है और प्लासेंटा को क्रॉस करके मदर से बच्चे में आ जाती है। ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड जो होता है, जब प्रेगनेंसी टाइम होता है, उस समय मदर की जो IgG होती है, इम्यूनोग्लोबिन जी होती हैं, वो प्लासेंटा को क्रॉस करती हैं और प्लासेंटा को क्रॉस करके बच्चे में आ जाती है। इसलिए हम इसको प्लासेंटल एंटीबॉडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंटीबॉडी होती है ये मैक्सिमम होती है। हमें जो मैक्सिमम एंटीबॉडी आपको मिलेगी 75% जो एंटीबॉडी मिलती है, वो कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgG होती है। तो 75% एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबिन जी होती है, मैक्सिमम एंटीबॉडी। ओके, चलिए सेकेंड टाइप के एंटीबॉडी की अपन बात करते हैं। ये तो चलिए हो गई IgG के बारे में बात। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं IgA की। भाई IgA, ए क्यों आया? अब ये ए नाम क्यों दिया इसमें? ए का मतलब है अल्फा, ठीक है, अल्फा से आया है ए जो आया है, मतलब IgA जो होती है वो क्या है? अल्फा एंटीबॉडी है, अल्फा एंटीबॉडी। ये अल्फा एंटीबॉडी है इसलिए IgA कहते हैं, ठीक है ना। ये मिलती है, इसको अपन सीक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं,
सीक्रेटरी एंटीबॉडी, भाई सीक्रेटरी एंटीबॉडी जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर सीक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं। सीक्रेटरी एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉडी के सीक्रेशंस में मिलती है। सो फाउंड इन सीक्रेशंस, बॉडी के सीक्रेशंस में मिलती है। बॉडी के सीक्रेशंस का मतलब क्या है? जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बॉडी के सीक्रेशंस में मिलेगी मिल्क में, मदर मिल्क में जो होती है, मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम कहते हैं ना फर्स्ट मिल्क। कोलोस्ट्रम में ये अबंडेंट होती है, बहुत ज्यादा मिलती है कोलोस्ट्रम में। जो कोलोस्ट्रम क्या है? फर्स्ट मिल्क जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रम। तो वहां पर बहुत ज्यादा मिलेगी ये। उसके अलावा ये टीयर्स में मिलती है, ये सलाइवा में मिलती है। तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब यह है कि बॉडी के डिफरेंट सीक्रेशंस में मिलती है ये एंटीबॉडी। और ये जो है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सीक्रेटरी एंटीबॉडी कहा गया। और ये जो है प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजेस्टेड एंड इनहेल्ड पैथोजन। इंजेस्टेड एंड इनहेल्ड पैथोजन भाई। इंजेस्टेड मतलब जो खाने के साथ गए, इनहेल, इनहेल मतलब जो एयर के साथ आए, ठीक है, उन पैथोजन से बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि ये सीक्रेशन में होती है तो जो भी पैथोजन आएगा उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। जो एयर के थ्रू आ गया, फूड के थ्रू आ गया, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है IgA। और इसके परसेंटेज की अगर बात करें तो ये 10 to 15% मिलती है भाई। 75% तो वो थी, 10 to 15% जो है वो यहाँ पर IgA जो है बॉडी के मतलब बॉडी में प्रेजेंट होती है। क्लियर? चलिए अपन इसके बाद, अच्छा इसकी ट्रिक्स भी अपन देखेंगे आगे, ठीक है। अभी तो अपन इन जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसके बाद IgA के बाद G हो गया, A हो गया। नेक्स्ट टाइप की जो एंटीबॉडी है, नेक्स्ट एंटीबॉडी की अपन बात करते हैं IgM। भाई M कहां से आया? ये सब लैटिन वर्ड है एक्चुअली। M जो है वो म्यू, म्यू लिखते हैं ना, वो आपको ज्यादा पता होगा मेरे से ज्यादा, ठीक है ना। तो M जो है वो म्यू, इसको अपन कहते हैं ओल्डेस्ट एंटीबॉडी। देखिए नाम ही सुनिए, ओल्डेस्ट एंटीबॉडी। अब ओल्डेस्ट एंटीबॉडी क्यों कहा गया भाई साहब? ओल्डेस्ट एंटीबॉडी इसलिए कहा गया क्योंकि बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा, जैसे फीटस में जब सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ होगा तो सबसे पहले बनने वाली जो एंटीबॉडी होगी वो IgM होगी, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे पहले बनती है एंटीबॉडी किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने पर वो IgM होती है। इस पे बड़ा मजेदार क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी आपको। तो IgM जो है फॉर्म फर्स्ट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले बनने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है? वो एंटीबॉडी जो है वो IgM है। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, फॉर्म ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ठीक है ना। जब बॉडी में कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बन रही होगी वो एंटीबॉडी कौन सी बन रही होगी? वो एंटीबॉडी जो है वो बन रही होगी IgM। अगर आपको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर कुछ खास हालांकि लिखा नहीं था, इन्फेक्शन ही लिखा था। नहीं, इन्फेक्शन हालांकि बड़ा खास होता है, लिखने के सेंस में बात कर रहा हूँ कि इन्फेक्शन ही लिखा था। तो को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा सबसे पहले M बनेगी। अच्छा, इसमें दो तरीके की बात है। देखिए अगर आपको ये पूछा जाए कि फीटस में इन्फेक्शन हुआ, फीटस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर अपन बात करें तो फीटस में जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उसमें इन्फेक्शन हुआ तो कौन कौन सी एंटीबॉडी मिलेंगी? अगर इन्फेक्शन हुआ तो कौन कौन सी मिलेंगी? बताइए, बताइए, दिमाग लगाइए। सभी के पास होता है, हालांकि चलता बहुत कम लोगों का है। दिमाग लगाइए। अगर, मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि अगर फीटस को इन्फेक्शन हुआ उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? तो देखिए इन्फेक्शन हुआ अगर ये क्वेश्चन है और कौन कौन सी मिलेगी, तो भाई कौन कौन सी मिलेगी बोलिए। एक तो IgG मिलेगी जो तो प्लासेंटा में आती ही है, प्लासेंटा के थ्रू आती है चाहे इन्फेक्शन हो या ना हो।
और दूसरी आईजीएम भी मिलेगी, क्योंकि इन्फेक्शन वाली बात हो गई है, तो यहाँ पर आईजीजी भी मिलेगी और आईजीएम भी मिलेगी। अगर फीटस को इन्फेक्शन हुआ तो कौन कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? आईजीजी प्लस आईजीएम। आईजीजी क्यों? वो तो ऑटोमेटिक आएगी ही आएगी प्लासेंटा के थ्रू, नेचुरल सी बात है, लेकिन आईजीएम बन गई होगी, उसमें इन्फेक्शन हो गया इसलिए, ठीक है ना। तो ये दो मिलेंगी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर क्वेश्चन चेंज करते हैं, अगर हम क्वेश्चन ये पूछें कि अगर फीटस को इन्फेक्शन हुआ उसमें कौन सी एंटीबॉडी बनी होगी, अब अगर ये बोला कि विच एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, तो अगर कौन सी एंटीबॉडी बनी होगी तो फिर आंसर क्या आएगा? फिर आंसर आईजीएम आएगा, क्योंकि मिलेगी तो जी भी, लेकिन जी बनी नहीं है, बनी कौन सी होगी? आईजीएम बनी होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दोनों ही अलग अलग बातें हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए वापस आते हैं। हाँ, तो अपन कह रहे थे कि ओल्डेस्ट एंटीबॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले बनती है भाई, इसलिए ओल्डेस्ट एंटीबॉडी कहा गया है इसको, ठीक है। ये जो होती है सबसे हैवी एंटीबॉडी में से आती है, हैवीएस्ट एंटीबॉडी होती है, मॉलिक्यूलर वेट इसका सबसे ज्यादा होता है आईजीएम का। परसेंटेज जो है ये 7 to 10% के आसपास मिलती है, ये जो है 7 to 10% मिलती है। और इसका फंक्शन जो होता है टी लिम्फोसाइट को, एक्चुअली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना, ठीक है। ये जो काम करती है आईजीएम, ये वर्क किस पर करती है? इसका जो फंक्शन है वो एक्टिवेशन ऑफ, यहां पर बता सकता हूं मैं, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, जो टी सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होती है, उनको एक्टिवेट करने का काम करती है आईजीएम। क्लियर? जी हो गया, ए हो गया, एम हो गया। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो एंटीबॉडी है वो है आईजीडी कहते हैं इसको। भाई डी कहां से आया? डी डेल्टा से आया, ठीक है। जो डी है ये क्या है? डेल्टा, डेल्टा एंटीबॉडी है, डेल्टा इम्यूनोग्लोबिन से, ठीक है। आईजीडी को हम सरफेस एंटीबॉडी भी कहते हैं, सरफेस एंटीबॉडी। अब सरफेस एंटीबॉडी कहने का क्यों मतलब है? क्योंकि बिकॉज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ, ये जो है बी लिम्फोसाइट की सरफेस पर मिलती है, फाउंड ऑन दी सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। तो ये बी लिम्फोसाइट्स की सरफेस पर मिलती है, इसलिए इसको क्या टर्म दिया गया? सरफेस एंटीबॉडी कहा गया इसको, ठीक है। और ये इसका काम भी वही है, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट को ही एक्टिवेट करती है, जिसकी सरफेस पर मिलती है उसी को एक्टिवेट करती है। एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ये बी लिम्फोसाइट को क्या करेगी? ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करने का काम करती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, मतलब बी लिम्फोसाइट का डिफरेंशिएशन करवाएगी। एक्टिवेशन का मतलब अपन क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन कहेंगे ना भाई। बी लिम्फोसाइट जो है डिफरेंशिएशन, बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होगी तभी तो क्या बनेगा? तभी तो जो है वो प्लाज्मा सेल्स बनेंगी, और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी बनाएंगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट भी कह सकते हैं इसको। परसेंटेज वाइज बात करें कितना होती है भाई, तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए इनको, तो ये मिलती है 1% के आसपास, बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम ही होती है, 1% के आसपास आईजीडी। चलिए आईजीडी के बाद बात करते हैं, नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं आईजीई की। आईजीई भाई, अब ये ई नाम क्यों पड़ा? ई जो है एप्सिलॉन से है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं। आईजीई भाई एलर्जिक एंटीबॉडी इनको कहा जाता है, एलर्जिक एंटीबॉडी। एलर्जिक एंटीबॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ड्यूरिंग एलर्जी, फॉर्म ड्यूरिंग एलर्जी होती हैं, बहुत कम होती हैं बॉडी में, सबसे कम, मिनिमम जो होती हैं वो ई ही होती हैं, लेकिन एलर्जी के टाइम पर बनती हैं। ये एलर्जी में मीडिएटर का काम करती हैं। लेस देन 1% मिलती हैं ये बॉडी में,
ये बॉडी में जो होती है लेस देन 1% होती है। तो मिनिमम जो एंटीबॉडी मिलती है वो IgE होती है। ये बढ़ती कब है? ड्यूरिंग एलर्जी। हाँ, एलर्जी होती है तब ये डिवाइड करती है, डिफरेंशिएट होती है और फिर जो है वो इनके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो इनके नंबर सबसे कम होते हैं। मैक्सिमम IgG होती हैं, मिनिमम IgE होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी एंटीबॉडीज के बारे में था, उनके बारे में कुछ अपन ने कैरेक्टर्स पढ़े उनके। चलिए अब मैं एक एक चीजें फिर 1 बाय 1 कुछ चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। लाइक जो IgG होती है। अच्छा, नंबर ऑफ पैराटॉप, देखिए पैराटॉप के जो नंबर होते हैं ना, पैराटॉप का मतलब क्या है कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जैसे अपन ने मोनोमर की बात करी थी, मैं यहां पर आपको एक बार अलग से ही इसको बता देता हूं कि जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज और यहां पर नंबर ऑफ पैराटॉप, हर एंटीबॉडी के नंबर ऑफ पैराटॉप्स के बारे में मैं आपको बताता हूं यहां पर। अच्छा, एंटीबॉडी जो है, जैसे फर्स्ट टाइप की एंटीबॉडी अपन ने कौन सी पढ़ी? यहां पर पढ़ी अपन ने IgG। ठीक है, IgA पढ़ी, फिर IgM पढ़ी, IgD और IgE। पैराटॉप के नंबर्स, IgG जो होती है ये मोनोमर होती है। IgG की अगर बात करें तो IgG क्या है भाई? मोनोमर है। मोनोमर का मतलब क्या है कि मोनोमर मतलब कुछ इस तरीके से, ये मोनोमर है। ये एक मॉलिक्यूल जो अपन ने बनाया था वो मोनोमर ही तो था। तो नंबर ऑफ पैराटॉप कितने होंगे? 2 होंगे भाई। मोनोमर में नंबर ऑफ पैराटॉप कितने आते हैं? अगर मोनोमर की बात करें तो नंबर ऑफ पैराटॉप 2 ही होते हैं, तो 2 पैराटॉप हैं। IgA डाइमर है। IgA क्या है? डाइमर है। डाइमर का मतलब ये एक मोनोमर, ये दूसरा मोनोमर, ये 2 मिल गए। ठीक है ना, 2 वाई शेप के मॉलिक्यूल मिले हैं, तो नंबर ऑफ पैराटॉप कितने हो गए? 4 हो गए ना। इसमें दिखाई दे रहा है ना आपको, एक पैराटॉप इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, तो कितने हो गए? तो यहाँ पर 4 हो गए। ठीक है, डाइमर होती है। IgM की अगर बात करें, IgM पेंटामर, सबसे हैवी है ये पेंटामर। तो पेंटामर है मतलब ये यहाँ पर 5, 1 2 3 4 और ये 5, कितने पैराटॉप हो गए? टोटल 10 पैराटॉप हो गए। तो यहाँ पर पेंटामर है, तो नंबर ऑफ पैराटॉप कितने होते हैं यहाँ पर? इसमें जो नंबर ऑफ पैराटॉप होते हैं वो नंबर ऑफ पैराटॉप कितने होते हैं? यहाँ पर जो नंबर ऑफ पैराटॉप आप देख रहे होंगे, ये नंबर ऑफ पैराटॉप 10 है। IgD ये सब फिर मोनोमर है। इसके बाद ये मोनोमर, मोनोमर मतलब वही सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 पैराटॉप। IgE भी क्या है? मोनोमर है, तो ये भी मोनोमर है, तो 2 पैराटॉप। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो सबसे ज्यादा जो पैराटॉप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, वो सबसे ज्यादा पैराटॉप किसके हैं? सबसे ज्यादा पैराटॉप आपको IgM के दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर कितने? 10। ये पेंटामर है, पेंटामर भाई। ठीक है ना, इसलिए हैवीएस्ट है ये। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पैराटॉप की बात हो गई। अच्छा, अब इनके अगर सीक्वेंस देखें ना अपन, परसेंटेज वाइज आप देखो, मैंने बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में ही बताया था आपको। ये 75% मैंने कहा था, ये A पढ़ी थी, 7 to 10% मैंने कहा, सॉरी जो 10 to 15% कहा था इसको, A को 10 to 15% कहा था। उसके बाद M को 7 to 10% बोला, D को 1% बोला और E को लेस देन 1% बोला। दिख रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है परसेंटेज का। गम दे से याद रखिए, गम दे, GAM गम और DE दे। ठीक है ना, हिंदी का वर्ड जो अपन बोलते हैं ना, गम दे, हालांकि देना नहीं है, असलियत में नहीं मानना है, नहीं तो बोले गम दे सर आपने तो बोला था, वो हम आपको गम देंगे, ऐसी बात करनी नहीं है। गम दे याद रखने के लिए है, GAMDE गम दे। वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर याद रहेगा कि सबसे ज्यादा G, फिर A, फिर M, फिर D और फिर E। ठीक है, तो वो गम दे से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखिए मैंने कहा कुछ ट्रिक भी, और भी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इनके
जो है कुछ फंक्शंस, कुछ कैरेक्टर याद रखने की। जैसे देखो कैसे याद रख सकते हो आप जी। अब देखना ये जो IgG है, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर ये IgG आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये IgG हो गया। अब देखिए ये जो IgG आपको दिखाई दे रहा है, जी आया ना, जी से अपन क्या ले सकते हैं, गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन IgG है, गैस्ट्रेशन आप ले सकते हो, उससे गैस्ट्रेशन पीरियड में बनती है। प्लासेंटल एंटीबॉडी है ना भाई, प्लासेंटल एंटीबॉडी है तो कब बनेगी, ड्यूरिंग गैस्ट्रेशन पीरियड। तो जी से क्या ले सकते हो आप, गैस्ट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। तो जी से गैस्ट्रेशन याद रखिएगा। ए, देखिए ए जो है, ए अगर देखा जाए अल्फा सबसे पहले आता है ना, अल्फा ए मतलब जो सबसे पहले आता है। तो आप इसको ये याद रख सकते हो कि जो ए होती है वो फर्स्ट, सबसे फर्स्ट में ए आता है, ठीक है। ABCD भी पढ़ते हैं तो फर्स्ट में ए आता है, वैसे भी अल्फा पहले आता है। तो ये फर्स्ट मिल्क में मिलती है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ये कहां पर मिलती है, ये फर्स्ट मिल्क में मिलती है, फर्स्ट मिल्क में मिलने वाली एंटीबॉडी होती है ए, ठीक है। तो ए को ऐसे याद रख सकते हो। चलिए एम की बात करें, ये जो एम है, तो देखिए एम जो होती है आप इसको याद रख सकते हो, मेगा एंटीबॉडी, सबसे बड़ी है मेगा, मेगा मतलब सबसे बड़ी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी एम से आप मेगा याद रख सकते हो, ठीक है। डी, डी देखो ये डी है, डी से याद रख सकते हो, ये क्या करती है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को क्या करेगी, ये डिफरेंशिएट करेगी, लिखा है ना एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन। बी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएट करेगी, जिससे क्या बनेगा, फिर प्लाज्मा सेल्स बनेंगी जिससे, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन में ई से फिर एक ही बची, ई से एलर्जी है। अगर मैं स्पेलिंग मान लो मुझे बहुत कम आती हो इंग्लिश, तो मैं एलर्जी को कई बार ऐसे भी लिख दूंगा ना, हालांकि ये गलत है मुझे भी पता है, ए से आएगा, लेकिन अगर वैसे अगर बात करें, ठीक है, आपके दिमाग में बिठाने के लिए बस बोल रहा हूँ, ठीक है। हालांकि फालतू सी बात है कि अगर इंग्लिश कम आती हो किसी को तो वो एलर्जी कैसे लिखेगा, ई से लिख देगा भाई, बोलेगा कि ये एलर्जी है स्पेलिंग, ठीक है ना। तो वो ई वाली जो है वो एलर्जी है, एलर्जिक एंटीबॉडी है, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो है अपन ने एंटीबॉडीज के टाइप्स के बारे में सारी चीजें डिस्कस की हैं। मेरे ख्याल से उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें अगर आपको समझ में नहीं आई है, मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आई है, तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आएगी, अदरवाइज चीजें आपको पूरी क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपन बात करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लिम्फोइड ऑर्गन्स। चलिए तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। अब लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो देखिए लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं, जहां पर जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, जहां पर लिम्फोसाइट, जैसे अपन ने लिम्फोसाइट्स की बात करी ना, बी और टी लिम्फोसाइट्स की, इन लिम्फोसाइट्स की ओरिजिन होती है, जहां पर इन लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है, और जहां पर इन लिम्फोसाइट का प्रोलिफेरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, प्रोलिफेरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है। तो जहां पर इन लिम्फोसाइट की ओरिजिन होगी, जहां पर मैच्योरेशन होगा, जहां पर प्रोलिफेरेशन एंड डिफरेंशिएशन होगा, देख रहे होंगे प्रोलिफेरेशन एंड डिफरेंशिएशन होगा जहां पर भी, ठीक है। और इसके बाद जहां पर इनका स्टोरेज भी होगा, स्टोर भी तो होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं ये कहां पर होती हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स में होती हैं, ठीक है। तो लिम्फोइड ऑर्गन में ओरिजिन है, मैच्योरेशन है, प्रोलिफेरेशन, डिफरेंशिएशन है, स्टोरेज है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको लिम्फोइड ऑर्गन्स में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर लिम्फोइड ऑर्गन्स दो टाइप के होते हैं। इनके अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में एक तो हमको मिल जाएंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स।
भाई प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? जहां पर लिम्फोसाइट की ओरिजिन होगी और जहां पर लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होगा, जहां पर ओरिजिन और मैचुरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, ओरिजिन भी और मैचुरेशन भी। ठीक है, जैसे अगर बात करें ओरिजिन की, तो दोनों ही लिम्फोसाइट, दो तरह की लिम्फोसाइट है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी? बी एंड टी लिम्फोसाइट है हमारे पास। बी और टी लिम्फोसाइट दोनों की जो ओरिजिन होगी, दोनों की ही ओरिजिन की अगर हम बात करें तो दोनों की ओरिजिन कहां पर होती है? बोन मैरो में। दोनों की ओरिजिन बोन मैरो में होती है। ठीक है, लेकिन मैचुरेशन की बात करें तो बी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है, बी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है वो तो बोन मैरो में ही होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होता है, ये जो टी लिम्फोसाइट है इनका मैचुरेशन थाइमस में होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैचुरेशन ओरिजिन दोनों की ही कहां पर हुई? ओरिजिन दोनों की अगर बात करें तो दोनों की ही ओरिजिन बोन मैरो में होगी। क्लियर? मैचुरेशन की बात करें तो बी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होगा, बी सेल्स का जो मैचुरेशन होगा वो बोन मैरो में ही होगा, बट टी लिम्फोसाइट के अगर मैचुरेशन की बात करेंगे तो वो कहां होगा? वो थाइमस में होगा। तो यहां पर जो है बोन मैरो और थाइमस ये एग्जाम्पल हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के। ठीक है, तो जैसे कि अपन पढ़ते भी हैं, जब ग्लैंड्स पढ़ते हैं, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, उसमें हम थाइमस के बारे में काफी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जैसे बोन मैरो अपन ने कहा, एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या आ गया? बोन मैरो हो गया। ठीक है, बोन मैरो क्या होता है? टिश्यू होता है। टिश्यू इन बोन मैरो कैविटी। भाई जो बोन मैरो कैविटी होती है, लॉन्ग बोन्स के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो कैविटी। उसके अंदर जो टिश्यू होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो एक तो बोन मैरो की बात थी, दूसरा हमने टर्म यूज किया थाइमस। ठीक है, तो अगेन मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी डिटेल अपन जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उस चैप्टर में पढ़ते हैं थाइमस की, क्योंकि ये एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो थाइमस जो है ये हालांकि जब बच्चों में न्यूबॉर्न में अच्छी खासी बड़ी होती है, मतलब लाइफ की जो अर्ली लाइफ स्टेज कहते हैं अपन, अर्ली लाइफ में ये करीब करीब 25 ग्राम के आसपास होती है, अच्छी खासी बड़ी होती है उस समय। ठीक है ना, और ये जो हाईली एक्टिव होती है ना, ये हाईली एक्टिव होती है अप टू 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज। 5 से 6 साल के बच्चे में हाईली इफेक्टिव होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, रिप्लेस होने लगती है बाय एडिपोज टिश्यू। बिगिंस टू रिड्यूस होने लगेगी और रिप्लेस्ड बाय एडिपोज टिश्यू। उसके बाद जो एडिपोज टिश्यू से ये रिप्लेस होने लगती है, ठीक है, रिड्यूस होने लगती है, साइज में रिप्लेस होने लगती है। और अच्छा, इसको हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है ना, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट का टर्म भी यूज किया जाता है। ट्रेनिंग स्कूल है और साथ ही साथ इसको जो है हम थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहते हैं। सॉरी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। थ्रोन का मतलब क्या होता है? सिंहासन। राजा जी का सिंहासन होता है ना, उसको थ्रोन कहते हैं। तो थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, क्योंकि इम्यूनिटी में हेल्प करती है ना, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कर रही है, और जब टी लिम्फोसाइट मैच्योर होगी तभी तो हमारी सीएमआई, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, काम करेगी। हमने पढ़ा था ना, सीएमआई जो होती है वो टी लिम्फोसाइट पर बेस्ड होती है। तो बस उसी की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो था आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में कुछ बातें।
ठीक है, जिसमें हम बोन मेरो और थाइमस की बात करी। हमने कहा कि जहां पर लिम्फोसाइट का ओरिजिन हो, जहां लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन हो, वो सारे लिम्फोइड ऑर्गन क्या कहलाएंगे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहलाएंगे। जैसे ओरिजिन तो दोनों की बी लिम्फोसाइट में होती है, तो बी लिम्फोसाइट तो प्राइमरी ऑर्गन लिम्फोइड ऑर्गन है ही, लेकिन मैच्योरेशन के केस की बात करें तो बी लिम्फोसाइट की ओरिजिन बोन मैच्योरेशन बोन मेरो में, और टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन थाइमस में। ठीक है, इसको आप मतलब इस तरीके से भी बोल सकते हो, पीएमटी याद रख लो। पहले वो एग्जाम होता था ना पीएमटी का, अब तो नीट के नाम से होने लगा, एआईपीएमटी होता था पहले। पीएमटी, पी का मतलब प्राइमरी, एम का मतलब मैरो और टी का मतलब थाइमस, इससे याद रख सकते हो पीएमटी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एम मतलब मैरो, मैरो मतलब बोन मैरो, ठीक है ना, और टी मतलब थाइमस। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो, पीएमटी के से याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बाद भाई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे आते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, देखिए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर अपन बात करें तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में एक्चुअली स्टोरेज होता है। जब मैच्योर हो जाती हैं लिम्फोसाइट तो वो जाकर स्टोर हो जाती हैं, और साथ ही साथ इंटरेक्शन जो होता है इनका, इंटरेक्शन विथ एंटीजन, एंटीजन के साथ जो इंटरेक्शन होता है ना, वो भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से ही होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से ही इनका इंटरेक्शन भी होगा। तो मतलब यहाँ पर जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, उस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से में स्टोरेज, और ये इंटरेक्ट करेंगी वहां पर जाकर, ठीक है, डिवाइड करेंगी, प्रोलिफेरेट करेंगी, कोई भी एंटीजन आएगा और एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करने का जो काम करेंगी वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाकर ही करेंगी। ठीक है, अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में देखिए स्प्लीन, जो कि लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन इज लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो स्प्लीन है। ठीक है, सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन में आपको इस तरीके से अपन देखते हैं, तो अगर स्प्लीन के टिश्यू देखें स्प्लीन में, तो यहाँ पर दो पार्ट से मिलकर बनती है स्प्लीन। ये इस तरीके से स्प्लीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, स्प्लीन होती कहाँ है? स्टमक के नीचे की तरफ है ना, बिलो दी स्टमक। हाँ, तो स्प्लीन हमने कहा लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है। स्प्लीन मिलकर बनती है, एक तो ये वाला पार्ट होता है इसका रेड पल्प, और दूसरा पार्ट ये आपको जो दिख रहा है ये है व्हाइट पल्प। दो तरह के टिश्यूज मिलते हैं यहाँ पर, रेड पल्प और व्हाइट पल्प। दो पार्ट हैं स्प्लीन के, एक है रेड पल्प और दूसरा है व्हाइट पल्प। अब दोनों के ही अपने अपने फंक्शन हैं। रेड पल्प जो होता है आरबीसी, फ्रेश आरबीसी को स्टोर करता है। ये जो होता है ना, फ्रेश आरबीसी को स्टोर करके रखेगा रेड पल्प। तो इसलिए अपन स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन का नाम क्या देते हैं हम? स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्रेश आरबीसी को स्टोर करके रखता है। दूसरा, इसका जो व्हाइट पल्प वाला पार्ट है, ये व्हाइट पल्प क्या करेगा? ये जो व्हाइट पल्प होता है, व्हाइट पल्प एक तो डेड आरबीसी को रिमूव करेगा, रिमूव डेड आरबीसी को सर्कुलेशन से हटाएगा। इसलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, आपने सुना ही होगा।
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान है भाई। क्यों? क्योंकि जो डेड आरबीसीज होती हैं उसको ब्लड से हटाने का काम कौन करता है? स्प्लीन करती है। स्प्लीन का कौन सा पार्ट करता है? तो अपन फिर बात करते हैं कि स्प्लीन का कौन सा पार्ट करता है। स्प्लीन का व्हाइट पल्प ये काम करता है, और इसी कारण से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये ब्लड के लिए फिल्टर का भी काम करता है। एक तो ब्लड में से डेड आरबीसी को हटा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ जो होता है वो पैथोजन को भी, जो पैथोजेंस होते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइड स्टोर होती हैं, तो लिम्फोसाइड स्टोर होती हैं तो पैथोजन को भी तो ये डिस्ट्रॉय करेगा, ट्रैप करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसका एक नाम और देते हैं फिल्टर, इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर, इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर, क्योंकि ये फिल्टर की तरह भी तो काम कर रहा है भाई। फिल्टर ही तो है एक तरह का, जो ब्लड में से डेड आरबीसी भी हटा रहा है, पैथोजन भी हटा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पार्ट होते हैं, रेड पल्प और व्हाइट पल्प। इसमें लिम्फोसाइट जो स्टोर होती है वो व्हाइट पल्प में होती है। तो पहला जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की अपन बात कर रहे थे, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहला ऑर्गन कौन सा हो गया? स्प्लीन हो गया। फर्स्ट ऑर्गन जो हो गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वो स्प्लीन है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन सा लिम्फोइड ऑर्गन आता है? तो भाई पेयर पैचेस आते हैं। पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस नाम सुन के लगता है बड़ी खतरनाक सी कोई चीज होगी, कुछ नहीं, सिंपल सी, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें लिम्फ नोड एग्रीगेट होते हैं। बहुत सारे लिम्फ नोड एग्रीगेट एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको और पैच लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं पेयर पैचेस। तो एग्रीगेशन ऑफ lymph nodes in small intestine, वो क्या कहलाते हैं? पेयर पैचेस कहलाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है भाई? अपेंडिक्स, जो हमारी वेस्टिजियल भी है, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। हाँ वेस्टिजियल तो है, लेकिन थोड़ा बहुत ये काम कर देता है लिम्फोसाइट को स्टोर करने में। हालांकि इसको निकाल भी दिया जाए तब भी ये कोई काम, मतलब कोई बॉडी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको वेस्टिजियल भी माना जाता है। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फंक्शन तो है, जब बॉडी में है तो सोचता है चलो कुछ काम तो कर ही लें। ठीक है, तो वही काम है कि थोड़ी बहुत लिम्फोसाइट को स्टोर करके रखता है। फिर इसके बाद लिम्फ नोड होते हैं। लिम्फ नोड, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, उस लिम्फेटिक सिस्टम में जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लाइक जैसे ये लिम्फ वेसल्स हो गई, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं वैसे लिम्फ वेसल्स भी है ना। ये जो तो यहाँ पर जैसे ये आप देखिए, ये लिम्फ वेसल हो गई, अब इस लिम्फ वेसल में यहाँ पर बीच में ये नोड्यूलर स्ट्रक्चर मिलते हैं, कुछ नोड लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं, इनको हम कहते हैं लिम्फ नोड। और ये जो लिम्फ नोड होते हैं ना, इनका फंक्शन क्या होता है? लिम्फ नोड जो होते हैं ये फिल्टर की तरह काम करते हैं, ये भी इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर है। इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर किसके लिए? फॉर लिम्फ। जैसे ब्लड के लिए जो इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर था वो तो क्या था? स्प्लीन था। ये भी इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर है, लेकिन किसके लिए है? लिम्फ के लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लिम्फ नोड भी हो गए अपने। टॉन्सिल्स, नेक्स्ट अपन बात करें टॉन्सिल्स। भाई टॉन्सिल्स आपको पता है ना, फेरिंग्स में होते हैं, फेरिंग्स में रिंग के फॉर्म में, अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। जब अपने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स भी पढ़ते हैं। टॉन्सिल्स को हम वॉचमैन ऑफ लंग्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जो लंग्स में जाने वाला है पैथोजन, उसको रोकने का काम कर लेंगे ये, क्योंकि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं, तो वो लिम्फोसाइट उनके साथ फाइट करती हैं। ठीक है, तो टॉन्सिल्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट माल्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, माल्ट जो है एनसीईआरटी में दिया है, कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, हालांकि सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है। माल्ट जो है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट को हम कहते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड
लिम्फोइड टिश्यू कहा जाता है इसको। ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये जो माल्ट होते हैं एक्चुअली बॉडी की सारी मेजर ट्रैक्ट में मिलते हैं। जो हमारी बॉडी है उसकी जो मेजर ट्रैक्ट होती हैं उनके अंदर मिलते हैं इस तरीके से, उनकी सब म्यूकोसा में। आपको पता है कि अंदर की तरफ सबसे, जैसे ये कोई भी ट्रैक्ट हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो सकती है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट हो सकती है, ये वाली ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ये जो ट्रैक्ट है, ठीक है, ट्रैक्ट मतलब पैसेज, रेस्पिरेटरी हो सकती है, डाइजेस्टिव हो सकती है, यूरिनरी जेनाइटल हो सकती है। उसमें सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसा होगी और म्यूकोसा के बाहर की तरफ क्या होगी? सब म्यूकोसा। इस सब म्यूकोसा में आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो टिश्यू है ये कहलाते हैं माल्ट। ठीक है, तो माल्ट जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो ऑल मेजर ट्रैक्ट्स ऑफ द बॉडी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिल जाएंगे आपको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिल जाएंगे, ये आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिल जाएंगे, और ये आपको जो है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में मिल जाएंगे। जो हमारी यूरिनरी या जेनाइटल ट्रैक्ट होती है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो माल्ट होते हैं दे फॉर्म 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड टिश्यू। 50%, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जो माल्ट होते हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, ये हमारी बॉडी के जितने भी लिम्फोइड टिश्यू हैं उसका 50% पार्ट अकेले ये बनाते हैं माल्ट। ठीक है, और कई बार तो सिंपल से क्वेश्चन इसके फुल फॉर्म पे ही पूछ लेते हैं कि माल्ट का मतलब क्या होता है, तो वो आप याद रखिएगा। अच्छा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को अपन को याद करना है अगर, तो आप एक ट्रिक से जैसे याद कर सकते हो, जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, एस पंथ, भाई ऋषभ पंथ है ना, यहाँ एस पंथ है, ठीक है ना, ऋषभ पंथ नहीं है। एस का मतलब हो गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये दूसरे एस का मतलब स्प्लीन, पी का मतलब पेयर पैचेस, ए का मतलब अपेंडिक्स, एन का मतलब नोड ले लो, कौन से? लिम्फ नोड, टी का मतलब टॉन्सिल्स ले लो, और एक बस बच गया एम, तो वो याद रखिएगा अलग से, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू माल्ट। हालांकि एक बच गया, बट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो एस पंत से आप याद रख सकते हो। तो कंप्लीटली आप ऐसे बोल सकते हो, एस पंत ने पीएमटी एग्जाम दिया, पीएमटी दिया, ठीक है ना, प्राइमरी के लिए पढ़ा था ना, पी मतलब प्राइमरी, एम मतलब मैरो मतलब बोन मैरो, और टी का मतलब थाइमस, तो पीएमटी। ठीक है, एस से सेकेंडरी, इस एस से स्प्लीन, इस पी से पेयर पैचेस, इस ए से अपेंडिक्स, यहाँ एन से नोड मतलब लिम्फ नोड, टी से टॉन्सिल्स। अगेन एक याद रखिएगा सेकेंड में एम वाला, ठीक है ना, एम जो है वो माल्ट है। क्लियर? तो ये थे लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में। चलिए अब अपन बात करेंगे यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की। आज का लास्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो चलिए पहले मैं आपको एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताता हूं। एक्टिव इम्यूनिटी, भाई एक्टिव इम्यूनिटी इसमें टर्म से समझ में आ रहा है कुछ एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है, ये बेसिकली सेल्फ इम्यूनिटी अपन कह सकते हैं, सेल्फ इम्यूनिटी है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। खुद की इम्यूनिटी है, मतलब जब भी कोई पैथोजन आएगा और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा या उससे लड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी। ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ पैथोजन, कोई भी पैथोजन आएगा उसकी एंट्री पर जो बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। मतलब एंटीबॉडी किसने बनाई? बॉडी के इम्यून सिस्टम ने खुद बनाई है।
इसमें जो होता है प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल, जो अपन पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल, मेमोरी सेल्स पढ़ी थी ना अपन ने कि मेमोरी सेल्स बनती हैं जब भी इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पर मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। ये एक्टिव इम्यूनिटी की, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन पैसिव इम्यूनिटी से, तब आपको समझ में आएगी। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरह की होती है भाई। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी की जब अपन ने बात करी तो एक्टिव इम्यूनिटी में अपन ने सिंपल सी बात क्या बोली कि सेल्फ इम्यूनिटी है, बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवली एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहा है। ये दो तरह की होती हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक तो होती है नेचुरल, नेचुरल कब, जब नेचुरल पैथोजन एंटर कर जाए। भाई नेचुरली कोई पैथोजन एंटर किया और बॉडी के इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बना दी, वो नेचुरल एक्टिव हो जाएगी। दूसरी होती है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एक्टिव। अब आर्टिफिशियल एक्टिव क्या है? आर्टिफिशियल एक्टिव का मतलब है कि भाई जब हमने आर्टिफिशियली किसी पैथोजन को एंटर कराया, नेचुरल में तो पैथोजन नेचुरली एंटर कर गया, एंटीबॉडी बनने लगी, ठीक है ना, तो वो तो हो गई क्या, नेचुरल एक्टिव। एंटीबॉडी तो बॉडी ने ही बनाई ना, तो वो तो एक्टिव है। नेचुरली एंटर किया तो नेचुरल एक्टिव है। अब आर्टिफिशियल एक्टिव का क्या मतलब है? मतलब आर्टिफिशियल एक्टिव में सेलेक्टेड पैथोजन जो है वो एंटर कराया है, सेलेक्टेड पैथोजन इज इंट्रोड्यूस्ड, बॉडी में जो है सेलेक्टेड पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बॉडी में जब सेलेक्टेड पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया गया है तब जाकर बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उसके लिए प्राइमरी रिस्पांस किया है और एंटीबॉडी बनाई है। और ऐसा कब करते हैं? वैक्सीनेशन। आपको पता होगा भाई, वैक्सीनेशन तो आजकल बड़ा ही टर्म चला हुआ है, ठीक है ना। हालांकि वैक्सीनेशन पहले भी होती थी, पर अभी जो है कोविड का वैक्सीनेशन चला हुआ है, सभी को जिन जिनको मौका मिले लगवाना चाहिए हालांकि, तो वही वैक्सीनेशन है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि वैक्सीनेशन में कोई एंटीबॉडी नहीं दी जाती, वैक्सीनेशन में एंटीजन को बॉडी में एंटर कराया जाता है। जैसे अगर कोविड का वैक्सीनेशन है, कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है, तो उसमें कोरोना के वीक फॉर्म को एंटर कराया जा रहा है, जिससे वो वीक फॉर्म क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। इम्यून सिस्टम उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, साथ में मेमोरी सेल्स भी बनाएगा। मेमोरी सेल्स काम आएंगी जब वो कोरोना जो है वो अपने एक्टिव फॉर्म में दोबारा से आएगा, नेचुरली आएगा। लेकिन उससे पहले हम प्राइमरी रिस्पॉन्स तो करा के रखे ना, जैसा कि हमने पढ़ा है प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होता है भाई, बहुत स्लो होता है ना, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो स्लो होता है पहले वो रिस्पॉन्स करा लें, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जिससे कि जब वो एक्टिव फॉर्म में आएगा अपने, तो हमारा इम्यून सिस्टम सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेगा, और सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट होता है, अपन ने टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड पैथोजन को इंट्रोड्यूस कराया, वीक फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराया, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ और उसने एंटीबॉडी बनाई, मेमोरी सेल्स बनाई। तो एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बॉडी के इम्यून सिस्टम ने ही तो बनाई है ना, लेकिन पैथोजन की एंट्री आर्टिफिशियली हुई है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में था। अब एक्टिव इम्यूनिटी के बाद अपन नेक्स्ट जो इम्यूनिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट इम्यूनिटी इज पैसिव इम्यूनिटी। चलिए नेक्स्ट इम्यूनिटी पर आते हैं। नेक्स्ट इम्यूनिटी कौन सी होगी, पैसिव इम्यूनिटी। चलिए तो देखिए यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी जो होती है इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज। यहाँ पर जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज एंटर कराई जाएंगी बॉडी में, ठीक है ना, जो पहले से बनी हुई है एंटीबॉडीज, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, नो इन्वॉल्वमेंट
ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेमोरी सेल्स बनेंगी क्या? मेमोरी सेल्स भी नहीं बनेंगी भाई। मेमोरी सेल्स बनेंगी क्या? नहीं बनेंगी मेमोरी सेल्स की, ठीक है ना। तो इसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, रेडीमेड एंटीबॉडीज दे दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पैसिव इम्यूनिटी भी, जैसे अपन ने एक्टिव की बात करी थी, वैसे पैसिव भी दो तरह की होगी। एक तो होगी नेचुरल, भाई नेचुरल ही जो है एंटीबॉडी, नेचुरल पैसिव। नेचुरल पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब तो एंटीबॉडी बनी बनाई आई, नेचुरल का मतलब नेचुरली आ गई। अब नेचुरली कैसे आती है? तो देखो नेचुरली जो है मदर से आती हैं बच्चे में, मदर से फीटस में आएगी, प्लासेंटा के थ्रू आएगी। अभी अपन ने पढ़ा कौन सी आएगी भाई? आईजीजी आएगी, इम्यूनोग्लोबिन जी आएगी ना, पढ़ी थी ना अभी, तो आईजीजी आएगी। दूसरी बात, मदर से ही, मदर से ही आएगी कोलोस्ट्रम के थ्रू। कोलोस्ट्रम जो होगा फर्स्ट मिल्क होगा, उसके थ्रू आएगी। कौन सी आएगी? आईजीजी आएगी न्यूबॉर्न में। तो ये दोनों ही नेचुरली आई है ना भाई, सेलेक्टेड थोड़ी एंटर कराई गई, दोनों नेचुरली आई है, अपने आप ही आई है, ठीक है ना। और बनी बनाई एंटीबॉडी आई है तो पैसिव हो गई, नेचुरल आई है तो नेचुरल पैसिव हो गई। प्लासेंटा के थ्रू आईजीजी और मदर मिल्क के थ्रू आईजीए, ठीक है। इसी तरह से ये भी आर्टिफिशियल होती है भाई, ये तो नेचुरल की बात हो गई। नेचुरल के बाद ये भी क्या होती है? ये भी आर्टिफिशियल होती है, ये आर्टिफिशियल भी होती है। मतलब सेलेक्टेड एंटीबॉडी एंटर कराई गई है, सेलेक्टेड एंटीबॉडी एंटर कराई गई है भाई। कोई डिसीज हो गई या कोई जो है पैथोजन आ गया, तो उसको खत्म करने के लिए सेलेक्टेड एंटीबॉडी बाहर से दी गई है। जैसे कि अपन जो इंजेक्शन लगाते हैं एटीएस, एटीएस इज एंटी टेटनस सीरम। एंटी टेटनस सीरम कहीं पे कट जाता है, जल जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ना। क्यों? क्योंकि टेटनस का जो पैथोजन होता है उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं उस समय, क्योंकि वो जो होता है किसी भी वुंड के थ्रू या जले के थ्रू एंटर करता है। तो वहां पर एंटी टेटनस सीरम एंटीबॉडी दे देते हैं कि मान लो आ भी गया टेटनस का पैथोजन, तो ये क्या होगा, जिसको क्लोस्ट्रीडियम टेटनी कहते हैं इसके पैथोजन को, ये एंटीबॉडी उसको मार देंगी। ARS एंटी रेबीज सीरम, एंटी रेबीज सीरम, कुत्ते ने काट लिया, रेबीज आ सकता है, रेबीज का पैथोजन आ सकता है, तो उसको मारने के लिए एंटी रेबीज सीरम दे दिया जाता है, उसको जो है इंजेक्शन दे दिया। ASV हो गया एंटी स्नेक वेनम, एंटी स्नेक वेनम। भाई वेनम क्या होता है? सांप के जहर को वेनम कहते हैं, ठीक है। तो उस वेनम को, उस वेनम के अगर स्नेक बाइट हो गई तो उसके पॉइजन को खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडी दी जाती है उसको एंटी स्नेक वेनम कहते हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडी दी जा रही है तो ये तो पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है ना, लेकिन आर्टिफिशियली दी जा रही है, इसलिए अपन क्या बोल दिया इसको, ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। क्लियर? तो यहाँ पर ये जो है हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं ये पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे, समझ में सभी को आ गए होंगे, ठीक है। और बाकी कोई अगर डाउट रह जाता है, कुछ भी कंफ्यूजन रह जाता है, तो हम लाइव क्लासेस में मिलेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए मैं आपसे यही विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।